हेलो बच्चों। आज हम लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन का तीसरा वीडियो। राइट, हमने दो वीडियोस में काफी सारी चीजें सीखी है लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और हमने देखा है कि हम मोशन को, फोर्स को, मोमेंटम को कैसे स्टडी करते हैं और न्यूटन ने कौन से इक्वेशंस दिए हैं हमें उसे सीखने के लिए। राइट, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ज्यादातर डिटेल अबाउट इम्पल्स। राइट, इम्पल्स से रिलेशन देखा था, इम्पल्स का अलग अलग वेरिएशन देखा था, और हमने मेजर जो फोर्सेस हम यूज करते हैं, टेंशन, स्प्रिंग और नॉर्मल, इनके बारे में सीखा। राइट, आज हम अगला वीडियो ले आए हैं। हम अगला पार्ट जो सीखेंगे वो होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल मशीन के बारे में। सिंपल मशीन इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये यूजफुल बहुत होती है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे और उसके साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फोर्स सीखेंगे, और वो फोर्स है हमारे पास में, जो हम अभी आज देखेंगे। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो सिंपल मशीन का नाम है बच्चों पुली। राइट, पुलीज आपने देखा होगा बहुत जगह वेल्स पे होती हैं, इवन कंस्ट्रक्शन साइट पे होती हैं, चक्री जैसे गोल गोल घूमती है। राइट, सो पुली के बारे में हम सीखेंगे, इनका वर्किंग देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये हमें इतनी छोटी सी एक चक्री जो घूमती है वो क्या एडवांटेज देती है हमें फोर्सेस में। राइट, टाइप्स ऑफ पुली देखेंगे, सिंपल पुली, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। राइट, थियोरेटिकली आप रियल लाइफ में से बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे या यूज करेंगे, सॉरी। सो तो आप उस चीज को यहाँ पे लेकिन लगाना सीखेंगे, बिकॉज हम न्यूमेरिकली स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे जेई और नीट के लिए। राइट, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स की मैं बात कर रहा था, उसमें बहुत अच्छे से हम सीखेंगे बेसिकली फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। राइट, फ्रिक्शन अभी तक हमारे सिस्टम में नहीं आया था, हमने उसे ध्यान नहीं दिया था, और एरिस्टोटल ने भी उसका ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने फैलेसी क्रिएट की। राइट, कि बॉडी को फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो चलती रहेगी, लेकिन फ्रिक्शन अगर उन्हें पता होता, ध्यान दिए होते, तो वो फैलेसी नहीं क्रिएट करते। तो आज हम उस फैलेसी के बारे में, उस फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे कि ये फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है, कि हमें प्रॉब्लम देता है, कि दोनों करता है। ये सारी चीजें हम आज समझेंगे। तो ये सारा आज का वीडियो का आइडिया है। आप पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए, सारी चीजें हम लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सारी चीजें सीख के आज घर जाएंगे। ठीक है ना, पुली बेसिकली अगर आप पुली का वर्किंग देखो तो बहुत सिंपल सी पुली है। राइट, क्या है, ये हमारे पास में इसको हमें लिफ्ट करना है। राइट, लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक चक्री लगी हुई है, इसके ऊपर से रोप जाता है और हम इसको लिफ्ट कर पाते हैं। सर एक काम करते हैं ना, ब्लॉक को ऐसे ही उठा लेते हैं। उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कभी भी सोचो, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और आपको ऐसे उठाना पड़े, इजी क्या होता है? इजी हमेशा ऐसे उठाना। ठीक है, तो ये जो मशीन है, ठीक है, मशीन के बेसिकली कोई भी मशीन के मेजर तीन पर्पस होते हैं। ठीक है, एक पर्पस होता है कि वो फोर्स को कम कर दे, रिक्वायर्ड फोर्स को कम कर दे, इसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। सेकेंड होता है स्पीड मल्टीप्लायर, वो स्पीड को बढ़ा दे, मतलब अगर आप 5 सेंटीमीटर खींचो तो वो 15 सेंटीमीटर ऊपर जाए। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर। तीसरा पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस। राइट, पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस, आप ऐसी जगह पे पॉइंट लगा पाओ जहां इजीली पिक कर पाओ। राइट, पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस। और चौथा होता है पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस के बाद में डायरेक्शन ऑफ कन्वीनियंस। राइट, डायरेक्शन ऑफ कन्वीनियंस। ये चारों चीजों में से कोई एक या इनके कॉम्बिनेशन को यूज करने पे हम बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन को जो हेल्प करता है वो होता है हमारा मशीन। चाहे वो फोर्स को डिक्रीज कर दे लगाने वाली, चाहे स्पीड को बढ़ा दे, फटाफट फटाफट इजीली उठा पाए हम उन्हें। राइट, पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस को बदल के ऐसे पॉइंट पे ले जाए जहां मैं इजीली उसको पिक कर पाऊं, और या तो डायरेक्शन ऑफ कन्वीनियंस। ये जो पुली है ये डायरेक्शन ऑफ कन्वीनियंस कर रही है। राइट, हम इसको ऐसे उठा रहे थे, हमें डिफिकल्टी हो रही थी उठाने में, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे उठा रहे हैं और इजीली उठा पा रहे हैं, बिकॉज हम इसको पुली के ऊपर से उठा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में एक और टाइप की पुली होती है। राइट, एक और टाइप की पुली होती है विच इज बेसिकली अ मूवेबल पुली। ठीक है, तो हमारे पास में पुली क्या है? अ पुली इज अ सिंपल मशीन विद अ फिक्स्ड और मूवेबल एक्सिस। राइट, इसके पास में एक फिक्स्ड एक्सिस भी हो सकता है और एक मूवेबल एक्सिस भी हो सकता है। राइट, एंड आइडियल पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। हम आइडियल पुलीज ही स्टडी करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई पुली का मास नहीं है और पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है।
सर इतने सारे अजम्पशन करना जरूरी है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी कि जब आप अज्यूम करके चलोगे फिर उसमें धीरे धीरे ये अजम्पशंस को डिलीट करोगे तो आपके इक्वेशंस जो हैं वो निखर के बाहर आएंगे। अगर आप एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स डाल दोगे तो आपके इक्वेशन डिराइव और सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने अज्यूम क्या कर लिया बच्चों, आइडियल पुली जो है वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। दो टाइप की पुलीज हैं, फिक्स्ड एंड मूवेबल। फिक्स्ड क्या कर रही है हमारी, कन्वीनियंट डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, अब यहां अगर आप देख रहे हो तो ये डायरेक्शन तो कन्वीनियंट नहीं यार, उठाना तो अभी भी है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि ये टेंशन और ये टेंशन राइट हमारे एफर्ट के इक्वल है। अब अगर आप इन दोनों का एफर्ट देखो तो 2t है, उठा कितना लोड रहे हो आप L, तो आपको टेंशन कितना लगाना पड़ेगा L/2 राइट। मतलब इस लोड को उठाने के लिए मुझे आधा ही मेहनत करना है। अगर ये 100 किलो का है तो 50 किलो में उठ जाएगा, अगर ये 50 किलो का है तो 25 किलो में उठ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं फोर्स डिक्रीज करने वाला फोर्स मल्टीप्लायर राइट। मूवेबल पुली फोर्स मल्टीप्लायर होती है और हमारा जो फिक्स्ड पुली होती है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज करती है। ठीक है, इसके खुद के कुछ एडवांटेज, इसके खुद के कुछ एडवांटेज, इसके खुद के कुछ डिसएडवांटेज और इसके भी डिसएडवांटेज, सब में कुछ अच्छा कुछ बुरा राइट। तो ये बोलता है भाई मैं फोर्स मल्टीप्लायर तो नहीं हो सकता, आपका फोर्स तो नहीं कम कर सकता, डायरेक्शन अच्छा दे दूंगा। ये बोलता है यार मैं तुम्हारा फोर्स कम कर देता हूँ, आराम दे देता हूँ तुमको, लेकिन मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तुम्हें ऊपर ही खींचना पड़ेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि भाई इनको हम कैसे यूज करते हैं हमारे एडवांटेज में। बट पुली का आइडिया बहुत सिंपल है कि ये जो है फिक्स्ड और मूवेबल पुली होती हैं, दोनों का मेजर दो फंक्शन मैंने बता दिया है कि एक फोर्स मल्टीप्लायर जैसे काम करेगी और एक डायरेक्शन चेंज करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल पुली प्रॉब्लम राइट। सिंपल पुली प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पुली के ऊपर दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं राइट, तो हमें पता करना है सिंपल पुली प्रॉब्लम में कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। सॉरी राइट, ये बोलता है ये मास इससे ज्यादा है तो मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का कितना होगा। ठीक है, अब अगर हम इसी चीज को आगे देखते हैं, अगर हम इसी चीज को आगे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलो सो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, आज हम देख रहे हैं सिंपल पुली। एक सेकेंड इसे फिर से हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, तो बेसिकली हम इस पुली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं राइट। पुली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और पुली प्रॉब्लम हमें ये कह रहा है कि हमें ये बताओ कि अगर m1 ग्रेटर देन m2 है राइट, अगर हमारा इसका मास जो है वो m2 से बड़ा है तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा राइट। अगर हम बेसिकली देखें, अगर हम बेसिक आइडिया देखें इस चीज का तो हमें ये पता चलता है कि यार एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितनी होनी चाहिए। कैसे होती है देखो राइट। सो हमारा अगर बेसिक आइडिया हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी जितना होना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी जितना है नहीं। क्यों नहीं है वो देखो। ठीक है, तो सिंपल पुली प्रॉब्लम में हमें क्यों ग्रेविटी के इक्वल नहीं आता। सिंपल राइट, देखो अब कहानी ये है, ये m1 है, ये m2 है, इसका मास ज्यादा है राइट। अब हमारा लॉजिक ये होना चाहिए भाई ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है, ग्रेविटी इसको भी खींच रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि भाई ये दोनों एक दूसरे से भी तो कनेक्टेड हैं। और किससे कनेक्टेड है, रोप से। अगर ये रोप से कनेक्टेड हैं, अगर ये रोप से कनेक्टेड हैं तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसको ये खींचेगा नीचे तो टेंशन लगेगा ऐसे, इसको ये खींचेगा नीचे तो टेंशन लगेगा ऐसे। देखो अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती तो हम बोलते ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि ये टेंशन भी खींच रहा है इसको, तो ये दोनों मिल के कोई एक्सेलरेशन देंगे ना इसको। तो हमें पता करना है कि भाई ये दोनों मिल के कितना एक्सेलरेशन देंगे राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो जितना ब्लॉक ये ऊपर जाएगा उतना ही ब्लॉक ये नीचे जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन हो गया ए। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई जितनी तेजी से या जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर भागेगा उतने से ही ये भागेगा, बिकॉज ये सेम थ्रेड से कनेक्टेड है ना।
चलो, तो ये कहानी जो है ये बहुत सिंपल है। अब ये बोलता है कि यार तो पता कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। m1 वाला जो मास है उस पर क्या क्या फोर्सेस है, डाउनवर्ड फोर्स है हमारे पास m1g, अपवर्ड फोर्स है हमारे पास टेंशन, और ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन, राइट। इसका F नेट इक्वल टू ma लिखो। क्या F नेट है, F नेट में हमेशा जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है m1g, ऊपर वाला नेगेटिव है t, और ये हो गया m1a, राइट। इस वाले ब्लॉक को देखते हैं। इस वाले ब्लॉक का m2 का जो मास है, डाउनवर्ड है m2g, अपवर्ड है टेंशन, लेकिन इसका एक्सेलरेशन बच्चों ऊपर की तरफ है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ऊपर की तरफ है तो ऊपर का F नेट इक्वल टू ma, तो इसका F नेट इक्वल टू ma आ जाता है F नेट इक्वल टू ma, ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ m2g इज इक्वल टू m2a, है ना। पहला इक्वेशन यहाँ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, T इज इक्वल टू m1a। इसको सॉल्व करना है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे T और T कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहां से आपको एक्सेलरेशन आ गया बच्चों, A इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, राइट। सो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हमने सिंपल से देख लिया कि भाई g के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, दोनों में टेंशन है, दोनों में सिर्फ ग्रेविटी नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो g एक्सेलरेशन होता, राइट। जैसे अगर मैं इसको भी काट दूं तो टेंशन खत्म हो जाएगा, ये नीचे किससे एक्सेलरेशन से गिरेगा, g एक्सेलरेशन से, राइट। अब इसको करने का सबसे आइडियल तरीका तो यही है, क्या करो, दोनों का टेंशन चेक करो, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप ये पता कर लो F नेट ma, दोनों को सॉल्व कर दो, एक्सेलरेशन आ जाए। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तरीका है समझने का, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो हमें यहां मैं लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन कितना आया था, m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है कि एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब इसको कैसे देखेंगे सर, देखेंगे अभी, चलो देखो, वही वाली पुली बनाते हैं। एक ब्लॉक m1 है, एक ब्लॉक m2 है, राइट। तो ये बोल रहा है कि यार अगर ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इसको खींच रहा है, ये खींच रहा है, इसलिए ऊपर जा रहा है, राइट। अगर ये खींच रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, ड्राइव कौन कर रहा है, ये, तो ये ड्राइव कर रहा है m1g से नीचे की तरफ, और ड्राइव को रोक कौन रहा है, m2g, तो ये हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स। अगर हम इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं तो A हो जाता है m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आंसर बिना इक्वेशन लिखे डायरेक्टली आ गया, राइट। सो हमेशा ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे, डेटा में डाल देंगे, टोटल मास हमें m1 प्लस m2 हमेशा पता है। अच्छा यहाँ और नहीं लगेगा, देखो और लगेगा, चलो कोई भी पुली वाला प्रॉब्लम नहीं, चलो ये देखो, ये m1 है, ये m2 है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बोलता है भाई ड्राइविंग वाला m2 है, ये बैठा हुआ है, तो ड्राइविंग वाला फोर्स जो आएगा वो आएगा, ड्राइविंग फोर्स इज m2g, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। लो एक स्टेप में सॉल्व, ठीक है। लेकिन टेंशन निकालने के लिए, अगर आपको टेंशन निकालने बोल दिया जाएगा तो आपको फिर से इंडिविजुअल, जैसे हमने F नेट इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma लिखा था, वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल मेथड क्या मिल गया हमें, ड्राइविंग फोर्स निकालो और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट। ड्राइविंग फोर्स, अच्छा चलो ये नहीं समझा, और एक देख लो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये जो है ये m है, ये जो है वो m है, यहाँ एक पुली है। अब देखो जिसका एंगल ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा
वो दिखेगा आपको नीचे जाते हुए, राइट। एंगल बीटा ज्यादा लग रहा है तो ये ऐसे नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। आप ज्यादा स्लोप पे खड़े हो तो ज्यादा स्लिप होने के चांस है ना, तो स्लिप कौन होगा? जो ज्यादा स्लोप पे है। तो इसलिए ये स्लिप हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब ड्राइविंग फोर्स हमने वेज के लिए देखा था mg sin थीटा होती है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों ड्राइविंग फोर्स? ठीक है, mg sin बीटा। इसको रोक कौन रहा है? mg sin अल्फा, राइट। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? mg कॉमन sin अल्फा माइनस sin बीटा डिवाइडेड बाय m 2m, mm कट गया, g बाई 2 ब्रैकेट sin अल्फा माइनस sin बीटा। हर जगह काम करेगा, वेज हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग फोर्स पता करो, ठीक है। तो अगर सिंपल पुली प्रॉब्लम्स है, अगर सिंपल पुली का मतलब है फिक्स पुली, मूवेबल पुलीज नहीं लगी हुई है, अगर सिंपल फिक्स पुलीज लगी हुई है तो फिक्स पुलीज के केस में ये मेथड हमेशा जादू जैसे काम करेगा, ठीक है। टेंशन निकालने के लिए फिर से आपको एक्सेलरेशन तो मिल ही गया है, इसका इक्वेशन अलग से लिख दो, टेंशन निकाल लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया मेथड मिल गया भाई पुली का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो सिंपल पुली प्रॉब्लम से हम दूसरा प्रॉब्लम कैसे पे आते हैं? दूसरे प्रॉब्लम को देख लो, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन की कहानी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आ गया हमारे पास मूवेबल पुली, ठीक है। मूवेबल पुली की एक दिक्कत है कि वो लगाता है टेंशन 2T, वो लगाता है टेंशन 2T, राइट। अब वो 2T लगाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कैसे? देखो ये हमारा फिक्स पुली है। अच्छा, ये दोनों को साथ में क्यों यूज कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक मूवेबल पुली है, यहां से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, राइट। यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये आपका 10 kg वाला ब्लॉक है और ये आपका 5 kg। अब देखो फायदा ये हुआ कि आपने फिक्स्ड और मूवेबल को जब साथ में यूज किया, ठीक है, तो ये 10 kg वाले को उठाने के लिए आपको यहाँ पे कम फोर्स देना पड़ेगा ना, बिकॉज ये बोलता है भाई मेरे से आधा ही फोर्स लिए, तो ये बोलता है कि आधा फोर्स लगाना है, तो यहाँ फोर्स कम हो गया, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, और ये फिक्स्ड वाली लगाने की वजह से आपको डायरेक्शन भी नीचे का मिल गया। तो इन दोनों को साथ में यूज करके क्या मिला? हमें दोनों एडवांटेज मिल गए, दोनों हाथ में लड्डू, है ना। तो इनको साथ में इसलिए यूज करते हैं, लेकिन साथ में यूज करते ही वैल्यूज निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे? देखो, अगर अगर ये ब्लॉक को मैं मूव करूं नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। अब देखो ये पूरी रस्सी जो है ये सेम है, तो अगर ये ए से जा रहा है तो ये पार्ट भी ऊपर ए से जाएगा, राइट, और ये पार्ट भी ऊपर ए से जाएगा, तो ये दोनों मिलके कितना तेज जाएंगे? तो ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे ना स्टडी करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं स्टडी करूं और सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं तो कैसे करूं, है ना। तो पहले देखो टेंशन ले लो, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, लेकिन जब ये टी से खींच रहा है तो इसका टेंशन कितना है? 2T। भाई ये तो अलग रस्सी है ना, अलग रस्सी मतलब अलग टेंशन, अलग टेंशन T1 क्यों लूं? क्योंकि मुझे पता है 2T है तो ये 2T ही होगा। सर ये पुली का क्या करूं? पुली का कुछ मत करो, मास है ही नहीं, टेंशन यहाँ से यहाँ इजीली ट्रांसफर हो जाएगा बिना कुछ टेंशन किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये टी और टी यहाँ पे 2T हो जाता है, लेकिन इन दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था सिंपल पुली प्रॉब्लम्स में आपका एक्सेलरेशन सेम होगा फिक्स्ड पुलीज वाले में, राइट। यहां आ गई है मूवेबल पुली, ठीक है। अब सोचो अगर ये मूवेबल पुली वाले ब्लॉक को मैं धक्का मारूं x, ठीक है, अगर मैं धक्का मारूं x ऊपर, तो यहां से x रस्सी खाली हो जाएगी, यहां से x रस्सी खाली हो जाएगी जब ये x ऊपर जाएगा। ये जो x और x रस्सी खाली होगी उसकी वजह से ये नीचे कितना आएगा? 2x। भाई ये x थी, राइट, जो रस्सी खाली हुई, जो रस्सी खाली हुई वो कितनी थी? यहाँ पे x थी, यहाँ पे x थी, जब ये ऊपर गया तो वो पूरी रस्सी वापस बाइंड होके इसको नीचे कितना भेजेगी? 2x। मतलब अगर इसको ऊपर भेजा एक्सेलरेशन a से, अगर इसको भेजा ऊपर एक्सेलरेशन a से, तो ये कितना नीचे आएगा? 2a से, राइट। अब दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया, हमने बोला भाई, लेकिन देखो ये 10 kg है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, लेकिन फिर ये ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? 2a से, राइट। अब इन दोनों केस में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, अब इसमें वो वाला ड्राइविंग फोर्स वाला मेथड नहीं लगा देना, वहां पे मैंने बोला था सिंपल पुली, सिंपल पुली में लगाओ, ठीक है।
तो ये वाले में दिक्कत ये है कि हमें इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए। इस वाले ब्लॉक को 5 kg ब्लॉक को नीचे 5g खींच रहा है, ऊपर टेंशन खींच रहा है और ये ऊपर जा रहा है डबल द एक्सेलरेशन से। इसका इक्वेशन हो जाएगा बच्चों t माइनस 5g इज इक्वल टू 5 इंटू 2a, है ना। और इस वाले ब्लॉक को अगर देखते हो तो ऊपर की तरफ 2t लग रहा है, नीचे की तरफ 10g लग रहा है और ये जा रहा है नीचे विथ a, तो ये हो जाएगा आपका 10g माइनस 2t इज इक्वल टू 10a। अब हुआ क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10a। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे 2t कैंसिल, 10g कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया 0। और आएगा ही ना, मैंने तो बोला ही था भाई अगर ये 10 kg है तो अगर मूवेबल पुली लगाओगे तो इसको आधा ही फोर्स चाहिए, तो ये 5 kg इसको पकड़ के रखे रहेगा और 5 kg से थोड़ा भी बढ़ाओगे तो नीचे जाने लगेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी, ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बताता है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये बताता है कि भाई अगर मूवेबल पुली लगी हुई है तो एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं होंगे, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कितने कितने होंगे दोनों वैल्यूज में। क्लियर है, ठीक है। अब इसको सर हर बार ऊपर नीचे करते रहेंगे तो कब तक करेंगे, क्वेश्चन में टाइम कहाँ होता है इतना। कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूं सबसे बढ़िया मेथड इसका, ठीक है। एक बहुत बढ़िया मेथड है इसको समझने का, ठीक है। एक मेथड अभी इस क्लास में सीखेंगे और एक मेथड सीखेंगे हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। देखो पहले सिंपल से एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, फिर डिफिकल्ट एग्जांपल पिक करेंगे। देखो ये ब्लॉक है, इधर एक रस्सी लगी है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे ये लग रहा है फोर्स, समझो कोई भी F, इसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करता है ये डायरेक्शन में x1 x2। ऐसा हो नहीं सकता, दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड है तो दोनों साथ में मूव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि x1 और x2 इक्वल है। कैसे, इस पे टेंशन लग रहा है ये डायरेक्शन में, इस पे टेंशन लग रहा है ये डायरेक्शन में। वर्क डन बाय टेंशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं वो 10 में पढ़ चुके हैं इसे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये समझ जाना है कि भाई वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन अगर आप निकालोगे तो 0 आएगा। टेंशन का सारा वर्क डन निकालते हैं, तो इसको नंबर 1 ब्लॉक बोल देते हैं, इसको नंबर 2। सो वर्क डन बाय ऑन ब्लॉक 1 बाय वर्क डन ऑन ब्लॉक 2 शुड बी इक्वल टू 0। टेंशन का वर्क डन आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। बेसिकली आप क्या करते हो, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा विच इज द एंगल बिटवीन देम। ये हमेशा वर्क डन के लिए आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। चलो पहले का वर्क डन निकालते हैं। टेंशन राइट साइड में, x1 राइट साइड में, जब दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड एंगल 0, तो ये हो गया t x1 cos 0। क्या हो गया, t x1 cos 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्लस W2, लेकिन इसका टेंशन x ऐसा है, टेंशन ऐसा है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब t x2 cos 180 बच्चों, अपोजिट पे 180 लेना, सेम डायरेक्शन पे 0 लेना। cos 0 कितना होता है 1, cos 180 कितना होता है -1, राइट। यहां से क्या आ गया आपको, tx1 इज इक्वल टू tx2, है ना। ये -x2 है, ये इधर आ गया, -x2 इधर आ गया, टी कट गया और हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 और x2 एग्जैक्टली इक्वल होंगे। और अगर इसके डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो बेटा इसके एक्सेलरेशन भी इस केस में इक्वल है। सर नहीं समझा, कोई नहीं, ये समझा कि वर्क डन 0 करना है, क्वेश्चन में भी लगाएंगे, ठीक है। अपना पुराना वाला क्वेश्चन उठाते हैं, आ जाओ। यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मासे से फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात सोच रहे हैं, तो m1 m2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होगा, तो हम बोलते हैं चलो इस वाले को नीचे ले जाओ a1 से, इस वाले को ऊपर ले जाओ a2 से, ठीक है।
अब देखो टेंशन कितना कितना था, इस पे टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, यहाँ टी लग रहा है, यहाँ 2t लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। वर्क डन ऑन ब्लॉक 1 प्लस वर्क डन ऑन ब्लॉक 2 शुड बी 0। 1 पे कितना है बच्चों, टी, x की जगह a डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है अभी के लिए, बिकॉज हर बार x लिख के a लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो a कितना है, a1, लेकिन ये दोनों अपोजिट है तो बच्चों ये कितने हो जाएंगे, cos 180, t ऊपर a1 नीचे, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो t और 2t और a2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2t a2 cos 0 इज इक्वल टू 0, सेम डायरेक्शन मतलब cos 0। अब यहां से आ गया माइनस ta1 प्लस 2ta2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो 2ta2 इज इक्वल टू ta1, tt कट गया और a1 आ गया 2a2, है ना। तो मतलब अगर a2 को a लिख दूं, इसको a लिखूं, तो ये कितना आया, यही आंसर आया था पिछली बार। कोई कंफ्यूजन यहां तक, राइट। तो हम इसको लगाना सीख रहे हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी कंस्ट्रेंट दिखेगा तो आप कंस्ट्रेंट में ये इक्वेशन लगा सकते हो और यूज कर सकते हो, बस याद रखना है सारे वर्क डन को कंसीडर करना है और एंगल्स को सही लेना है, ठीक है। नाउ एंगल्स अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक तो मिल गया, राइट। अब एक खतरनाक प्रॉब्लम लेते हैं, खतरनाक नहीं है, इजी है। ए और बी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। यही कर देते हैं यार, कहाँ उसको लेके जाएंगे, चलो देखो कितना लग रहा है टेंशन, टी 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 टी। देखो जब तक रोप सेम है तब तक टेंशन नहीं बदलना, ये पूरा रोप जो है ये सेम है, राइट। तो पूरा रोप का टेंशन टी, बी पे तो टेंशन मिल गया बच्चों, चलो अज्यूम कर ले, और अज्यूम कर लो ऊपर नीचे अज्यूम कर लो, अगर गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि भाई बी ऊपर जा रहा है हमारे ए बी एक्सेलरेशन से और ए नीचे आ रहा है ए ए एक्सेलरेशन से, है ना। लेकिन हमें ए का टेंशन नहीं पता क्योंकि ए यहां कनेक्टेड है, तो ये वाले का टेंशन टी और टी मिला के कितना हो गया 2t, ये वाले का 2t, ये वाले का 2t, ठीक है। अब क्या बोलता है भाई, ये बोलता है ये नीचे जा रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, तो वर्क डन ऑन ए प्लस वर्क डन ऑन बी शुड बी 0, बट टेंशन का वर्क डन लेंगे, राइट। टेंशन इधर कितना है टी और ये मिलके 6, 7t का फोर्स लग रहा है इंटू ए इंटू कॉस, लेकिन ये 180 है बच्चों बिकॉज टेंशन ऊपर ये नीचे जा रहा है, प्लस बी कितना लग रहा है यार, वो तो बहुत सिंपल है, टी ऊपर लग रहा है बी ऊपर जा रहा है, तो टी ए बी cos 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, 7t ए ए नेगेटिव प्लस टी ए बी इज इक्वल टू 0। सो टी ए बी इज इक्वल टू 7t ए ए, टी टी कट गया और हमें ए और बी का रिलेशन आ गया कि बी का एक्सेलरेशन जो है वो 7 टाइम्स ए। कंस्ट्रेंट निकालो, मजे करो, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे जा रहा हूं, एक प्रॉब्लम जो है उसको आप खुद से करना और मुझे बताना कि कमेंट में आंसर क्या है। अगर आपके आंसर सही हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये मेथड लगाना सीख गए, ठीक है। तुम्हें ए और बी के बीच के एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है इस केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका ए और बी का रिलेशन बताना मुझे, आ गया कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में ट्राई करना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लगाना सीख गए, नहीं आ गया तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन सिखाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा आई होप। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम। कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बाद में एक सवाल है जो हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है और मैं सबको इससे कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है, सबको पूछता हूँ यार, जब आदमी चल रहा है, ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे जो पैर पे हैं वो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मुझे रोकने के लिए लगता है
है ना, फ्रिक्शन तो हमेशा रोकता है। तो अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शन जो है वो आगे लगना चाहिए कि पीछे लगना चाहिए, राइट? हमारा लॉजिक तो ये बोलता है सर अगर आपको रोकना है चलने से तो चलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा पीछे की तरफ। चलो बहुत अच्छी बात है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, लॉजिक तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ये गिर गया। यहां क्या हो रहा है? देखो ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है, अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है तो ये स्लिप पीछे की तरफ क्यों हो रहा है भाई? पीछे की तरफ स्लिप क्यों हो जा रहा है भाई? फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा है तो फ्रिक्शन तो रोकेगा ना स्लिप होने से। जब वो पैर पीछे करेगा तो स्लिप थोड़ी होगा, फ्रिक्शन तो रोक देगा उसको। तो हमें क्या पता चल रहा है? ये आइस पे फ्रिक्शन इज मिनिमम, यहां पे फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। आप जो है यू आर पुशिंग, योर फुट इज पुशिंग यू बैकवर्ड, आपका फुट जो है आपको पीछे की तरफ पुश कर रहा है, राइट? ये आपका फोर्स है, योर फोर्स। तो अगर आपको पीछे तरफ स्लाइड करना है पैर को तो फ्रिक्शन बोलेगा नो, हम तो आगे लगेंगे। फिर फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग, आपका पैर जो स्लिप होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब अरे सर फ्रिक्शन रोकने के लिए चला रहा है, हाँ चला रहा है। फ्रिक्शन आपकी हेल्प भी करता है और फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी करता है। इट्स बोथ गुड एंड इविल, राइट? अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे ही हाल होते, कभी चल नहीं पाते। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस के बीच पे फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि भाई मैं किस तरफ स्लिप होने वाला हूं। जिस तरफ मैं स्लिप होने वाला हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो इसके पास बेचारे का फ्रिक्शन है, बढ़िया चल रहा है, इस बेचारे को फ्रिक्शन नहीं मिला, गिर के मुंह तोड़ ले रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रिक्शन, मैं पीछे स्लिप होता हूं आगे गिरता हूं, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो हमेशा आगे की तरफ लगता है, मुझे हेल्प करता है वॉकिंग में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रिक्शन होता क्यों है यार, नेचर में फ्रिक्शन है क्यों? ठीक है, तो अगर एक बॉक्स देख रहे हो और इस बॉक्स को आपको स्लाइड करना है तो अभी तो इसका सरफेस जो है ना वो आपको स्मूथ दिख रहा है ना? ये ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है, होता क्या है कि अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में देखते हो तो आपको ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स दिखते हैं, राइट? अब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स एक्चुअली में बहुत छोटे छोटे एरिया पे टच करते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में फोर्स इसका वेट है। अब क्योंकि हमें लग रहा है कि यार पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, ये पॉइंट्स पे रखा हुआ है। अब ये पॉइंट्स पे रखने की वजह से द ए इज वेरी वेरी स्मॉल। सिंस ए इज वेरी वेरी स्मॉल द प्रेशर इज वेरी वेरी हाई। और ये हाई प्रेशर की वजह से, राइट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट एरिया इज लेस, प्रेशर इज वेरी हाई, और देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरलॉकिंग, बिकॉज वो एक दूसरे में इतनी ज्यादा फोर्स लगाते हैं कि वो लॉक हो जाते हैं दूसरे। और ये सरफेस लॉकिंग जो है यही क्रिएट करता है फ्रिक्शन। ठीक है, इसको कभी कभी कोई कोई बुक्स में कोल्ड वेल्ड भी बोलते हैं। कोल्ड वेल्डिंग बेसिकली फोर्स से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको कोल्ड वेल्डिंग सिखाया जाएगा। तो कोल्ड वेल्ड्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर एंड ये वेल्डिंग को तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है और उसी की वजह से हम फ्रिक्शन को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ गया भाई फ्रिक्शन हेल्प करता है, फ्रिक्शन डिस्ट्रॉय करता है, फ्रिक्शन क्यों होता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होते हैं और कौन सा कैसे बिहेव करता है वो हमें आगे सीखना है, राइट? सो फ्रिक्शन इज बेसिकली समथिंग दैट अपोजेस, देखो ये याद रखो, फोर्स को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। ठीक है, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। वो ये बोलता है कि भाई अगर दो ब्लॉक स्लिप होने वाले हैं तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, या दो चीजें एक दूसरे पे मूव करने वाली है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, फोर्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप करता है ना। इसमें तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, जिसमें से रोलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, हम रोलिंग की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखना कि सबसे कम जो होता है, स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन जो लगता है वो लगता है हमारा रोलिंग में। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अमाउंट जो है वो, सबसे छोटी जो है वो रोलिंग की। लेकिन हम जो सीखने वाले हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्टैटिक और काइनेटिक दो ऑप्शन होते हैं।
ठीक है। नाउ बिफोर जंपिंग टू दिस ग्राफ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। देखो, यहां एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ये नहीं मूव हुआ। अगर ये नहीं मूव हुआ तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? नो मोशन मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 20 न्यूटन। ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू है फर्स्ट केस में। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी पे और एक फोर्स ऐड कर दिया 80 न्यूटन का। अब कितना फोर्स हो गया बच्चों? 100 न्यूटन। इस केस में जो फ्रिक्शन लगा, ये मूव नहीं कर रहा अभी भी, तो 100 न्यूटन। ये हो गया फ्रिक्शन इन सेकंड केस। भाई 20 लगाया नहीं हुआ तो 20 वो लग रहा है, 100 लगाया नहीं हुआ तो 100 लग रहा है, ये टोटल लगाया, दोनों लगाया, ये 100, ठीक है। तो ये बोलता है भाई मैं 100 लगा दूंगा, मैं नहीं मूव करने दूंगा। अब हमने क्या किया, हमने लगा दिया एक और आदमी को बुला के और 100 न्यूटन की फोर्स। अब ये करने लगा मूव। फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है, कौन सा लगेगा वो टाइप देखेंगे, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है। लेकिन हमें समझना है ना कि यार ये 10 और 100 में नहीं मूव किया, लेकिन 200 में मूव किया, ऐसा क्यों? और ये फ्रिक्शन जो है, ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है यार। कभी 20 न्यूटन लगाओगे 20 लगाता है, 100 लगाओगे 100 लगाता है, इसके बीच में भी लगाते तो भी उतना ही लगागा। अगर 50 लगा देते 50 लगा देता ये, राइट। और ये मोशन जो कर रहा है इसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसमें कितना लगेगा, 100 की 20? इतने सारे सवाल, बिल्कुल कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो ग्राफ से इसको समझते हैं कि क्या होता है। 3 टाइप के फ्रिक्शन देखे, 2 हमें समझने हैं, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक ये बोलता है ये एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स है, आप जितना फोर्स लगाओगे, ये एक्सिस पे फ्रिक्शन है, ठीक है। स्टैटिक क्या बोलता है, भाई मेरे पास एक जादू है, तुम जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगाऊंगा, 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 इसके बाद मैं हूं ही नहीं। तो स्टैटिक के पास एक जादू है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करके रखता है, लेकिन कब तक? थ्रेशोल्ड ऑफ मोशन। इस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। सो ये अपनी फ्रिक्शन को बढ़ाते जाएगा जब तक अप्लाइड फोर्स, लेकिन इसी पॉइंट पे, इसके पॉइंट के बाद बॉडी मूव करने लगेगी और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेटिक मतलब मोशन। ये याद रखेंगे तो याद रहेगा कि कहां पे रुका हुआ है और कहां पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्टैटिक की कहानी बहुत सिंपल है भाई, ये खींच रहा है, ये मूव नहीं हो रहा, तो ये बोलता है क्या हो रहा है, तो ये बोलता है कि इंटरलॉकिंग है, राइट। इंटरलॉकिंग की वजह से रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, स्लिपिंग होने नहीं दे रहा वो, है ना। तो ये बोलता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और उसकी वैल्यू 0 से लिमिटिंग वैल्यू के बीच में कहीं भी हो सकती है, लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है समझो है 20 न्यूटन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका। तो आप 0 से लेके 20 न्यूटन जब तक लगाओगे तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरा, जितना फोर्स लगाओगे उतना बैलेंस कर दूंगा, 4 लगाओगे 4 दूंगा, 8 लगाओगे 8 दूंगा, 12 लगाओगे 12 दूंगा, 20 लगाओगे 20 दूंगा, लेकिन 21 लगाने पे मेरा काम खत्म, बॉडी मूव करेगी। अब काइनेटिक लगेगा, वो काइनेटिक देखेगी क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो काइनेटिक लगेगा। अब ये बोलता है भाई इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपनी वैल्यू को फोर्स के हिसाब से एडजस्ट करता है, लेकिन कहां से? 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। अब सर बार बार लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे हो, ये क्या होता है? ये भी देख लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और कब तक चलेगा? ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जस्ट स्लिप होने वाले तक जो फ्रिक्शन लगेगा वो वैल्यू हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। इस ब्लॉक को देखो, ये क्या कर रहा है, इसको दिखता है ये इतना, ये 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, 4 पॉइंट तक नहीं हिलता, मतलब वो जो 4 पॉइंट का फोर्स लग रहा है ना वो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। 4 पॉइंट तक स्टैटिक लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, चौथे पॉइंट के बाद मोशन हुआ तो चौथा हमारा पॉइंट जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, राइट। तब तक ये ब्लॉक नहीं मूव होता, जैसे ही उसे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा वो खींचने लगेगा। और एक और चीज नोटिस करो कि 4 पॉइंट होने के बाद वापस जाता है, क्यों?
अभी हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगने लगा, जब ये मूव करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो थोड़ी इससे कम हो जाती है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता चल गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें पता चल गया। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। याद आ गया, नॉर्मल रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा पिछले क्लास में, यहाँ पे वो काम करेगा। ये बोलता है कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल होती है, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अगर आप लिमिटिंग निकालते हो तो वो हो जाता है म्यू एस इंटू एन। ये फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा 2 साल, और आगे इंजीनियरिंग में भी नहीं छोड़ेगा। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इसके सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा ये म्यू की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ये फ्रिक्शन लगा पाएगा। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेसेस पे कम होगा। फ्रिक्शन हर जगह होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ गया। मैक्सिमम स्टैटिक कितना लग सकता है मोशन चालू होने के पहले? ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? म्यू एस एन। राइट नाउ आखिरी जो हमारा आज का कहानी है वो ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन की कहानी ये है कि भाई ये इस ब्लॉक को खींच रहा था, फ्रिक्शन इसको रोक रहा था, ये मूव नहीं कर पा रहा तो स्टैटिक लग रहा है। लेकिन ये देखो, अगर इसने फोर्स इनफ लगा दिया तो ये इसको धकेल रहा है, और फ्रिक्शन जो है इसको आराम से मूव करने दे रहा है, क्योंकि इसका फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है। किससे ज्यादा? लिमिटिंग से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो रफ सरफेस अभी भी है, तो फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट्स। राइट, जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तब आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लगना चालू होता है। ठीक है, नाउ सबसे अच्छी बात भाई, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये धोखेबाज नहीं है स्टैटिक जैसा, ऊपर नीचे नहीं करेगा। जो इसकी वैल्यू है वो फिक्स्ड है, बट it is slightly less than the limiting static friction। अभी हमने देखा ना, वो 4 यूनिट जाता था, लेकिन जब चलने लगता था तो थोड़ा कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब काइनेटिक लग रहा है तो हल्की सी वैल्यू जो है वो लिमिटिंग से कम होती है। ग्राफ पे भी हमने देखा था कि वो ऐसे जाता है, फिर हल्का सा होकर के फिर ऐसे जाता है। ये जो हल्का सा डिप है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। और ऐसा क्यों होता है? कोल्ड वेल्ड्स जो बनते हैं ना, वो बनते हैं जब अब ये रेस्ट पे रखा हो। जब ये चल रहा है तो वो वेल्ड बनने को ज्यादा टाइम नहीं मिलता उनको। अब उतना टाइम नहीं मिलता तो वो उतना ताकतवर बॉन्ड बना नहीं पाते उसको मूव करने के लिए, तो आराम से मूव करता है, लेकिन फ्रिक्शन तो अभी भी लगेगा, है ना। तो लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है, और कांस्टेंट फोर्स है आपकी, इसकी वैल्यू जो है हमेशा फ्रिक्शन की क्या होगी? म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा। देखो, और क्वेश्चन करेंगे, फ्रिक्शन भाग नहीं रहे फ्रिक्शन का, हम और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले बेसिक लॉजिक समझो। ठीक है, इसने बोला कि ये ब्लॉक, ये सरफेस है, इसका म्यू जो है वो दिया हुआ है 0.2, ब्लॉक का मास जो है वो है 100 kg। राइट, मुझे बताओ कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? हमने क्या फॉर्मूला लगाया? हमने लगाया म्यू एस इंटू एन। जब बताया नहीं हो तो म्यू एस को भी यही लोगे, म्यू के को भी यही लोगे। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, डायग्राम बनाओ। एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, एन इक्वल टू एम जी हो गया इस केस में। राइट, एन इक्वल टू एम जी, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस विच इज 0.2 इंटू एम विच इज 100 इंटू जी विच इज 10। ये हो गया आपका 200 न्यूटन। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि 200 न्यूटन तक, 200 न्यूटन के फोर्स तक ये ब्लॉक जो है ये मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। 199 क्या 200 भी लगाओगे तो भी, बिकॉज लिमिटिंग तक ये नहीं मूव करेगा। राइट, 200 से एक पॉइंट 200.1 भी लगाओगे तो ये अपना मोशन चालू कर देगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। सिंपल। राइट, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इसी वाले ब्लॉक पे, ये जो 200 न्यूटन वाला ब्लॉक है, ठीक है, 200 न्यूटन वाले ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के लिए कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है और कौन से टाइप का है। जब 100 न्यूटन का फोर्स लगा, हम कितना फोर्स झेल सकता है? ये 200 न्यूटन तक झेल सकता है हिले बिना।
अगर 100 लगाओगे तो ये मूव नहीं कर सकता, तो अगर मूव नहीं करता है तो कौन सा लगता है, स्टैटिक, राइट, स्टैटिक लगता है। अब ये बोल रहा है भाई स्टैटिक लग सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 200 न्यूटन लगा देता हूं, तो लगा देते हैं। अगर 200 न्यूटन लगा दोगे, अगर 200 न्यूटन लगा दोगे तो ये 100 ये 200 फ्रिक्शन अपनी तरफ खींचने लगेगा। दुनिया में कोई ऐसा फ्रिक्शन है जो अपनी तरफ खींचता है, कौन सा है? जब आप फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन तो उसको रोकने की कोशिश करता है। ये बोलता है 100, ये बोलता है रोक नहीं रहा है भाई, ये तो अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज हम गलत सोच रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताया था, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब ये 100 न्यूटन लगाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 100 लगा के इसको रोक के रखेगा, ज्यादा कम नहीं करेगा। 100 से ज्यादा करोगे तो 105 करोगे तो 105 लगाएगा, 110 110, 200 पे 200, 205 जब लगाएगा, 205 जब लगाएगा तब होगी कहानी स्टार्ट, बिकॉज यहां पे लगेगा 200, 200 से ज्यादा लग ही नहीं सकता स्टैटिक काइनेटिक कुछ भी, तो 200 लगेगा तो ये बोलेगा भाई 5 न्यूटन, 205 माइनस 100, इसको 5 न्यूटन फोर्स से आगे खींचा जा रहा है। काइनेटिक, काइनेटिक, मैक्सिमम लिमिटिंग, स्टैटिक, तीनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, लेकिन ये एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था और अंडरस्टैंडिंग था कि फ्रिक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, और तीनों टाइप्स लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक, इन तीनों को कैसे समझा जाए एक बेसिक एग्जांपल से। आई होप यहां तक आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, एक बढ़िया सा सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं और इसी सवाल से हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। मेरी ड्राइंग खराब है तो डोंट लाफ, बट ये एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल जो है ये मूव कर रही है, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुई, अभी आप जैसे इसमें बैठे हो, जैसे ही आप पहली बार पैडल मारोगे, ये पीछे वाले साइकिल कनेक्टेड है, आगे तो घूमता है, ठीक है, तो पीछे वाले को पैडल मारोगे। मेरा सवाल ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, ऑप्शंस में दे दे रहा हूं, इस पॉइंट पे आगे, इस पॉइंट पे भी आगे, सॉरी इस पॉइंट पे भी आगे, बी ऑप्शन, इस पॉइंट पे आगे, इस पॉइंट पे पीछे, इस पॉइंट पे पीछे, इस पॉइंट पे पीछे, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो दोनों पीछे लग सकते हैं, और लास्ट इस पे पीछे और इस पे आगे। ये आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन क्लियर करेगा और बताएगा कि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगाना समझा कि नहीं भी समझा, गलत भी हो गए तो डरना नहीं, बिकॉज अगला लेक्चर पूरा हम फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे, फ्रिक्शन की थियरी समझेंगे कि हम फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे समझते हैं। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर फ्रिक्शन को समझ के फ्रिक्शन के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तब तक आप फ्रिक्शन को समझिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, राइट, और मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा तो हम सीखेंगे फ्रिक्शन के बारे में और कुछ चीजें, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके डालोगे, इट विल इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मिस्टेक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियरी वेरी वेल, ठीक है। चलो थैंक यू।